हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला यूनिट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके पिछले 6वें वीडियो में मैंने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया है, जिसे मैंने बताया कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया कि ये अविभाज्य कण है और सबसे छोटे कण है जिससे अणु और कोई पदार्थ बना होता है। अब हम इस वीडियो में 7वें वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए, परमाणु और अणु चूंकि बहुत छोटे कण होते हैं तो इनका द्रव्यमान निकालना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। 19वीं शताब्दी में यानी 1850, 60, 70, 80 इनमें उनको निकालने के लिए कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तो उनको दूसरे परमाणु के सापेक्ष उनकी तुलना करके निकाली जाती थी। शुरू में हाइड्रोजन को लिया गया था, न्यूनतम परमाणु भार जो है उसका 1 लिया गया था, उसके तुलना करके हम निकालते थे। आज के डेट में 1961 से आगे जो है कार्बन को ले लिया गया है, कार्बन 12 जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 माना जाता है, उसकी सापेक्ष तुलना करके हम दूसरे का द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, और आज के डेट में हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर जो एक तकनीक है जिसको स्पेक्ट्रोमिति कहा जाता है, इसके द्वारा आधुनिक तरीके से किसी भी परमाणु का या अणु का द्रव्यमान निकाला जाता है। ठीक है, परमाणु और अणुओं से परिचित होने के पश्चात अब यह समझना उचित होगा कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान से हम क्या समझते हैं। तो द्रव्यमान का सीधा मतलब है उसमें वजन कितना है, ठीक है, उसमें द्रव्य कितना है। तो पहला हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। तो जैसा मैंने बताया कि आज के डेट में हमारे पास आधुनिक तकनीकें हैं, तब नहीं थी और तब वो दूसरे से तुलना करके निकालते थे। परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। आज सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति हमारे पास उपलब्ध हैं। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें हम रेडिएशन तकनीक का प्रयोग करते हैं। रेडिएशन डाल करके उससे हम उसकी जो है द्रव्यमान, आकार, हम आप सब कुछ निकाल लेते हैं। परंतु 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित करते थे। क्योंकि उस समय ऐसी तकनीकें नहीं थी, तो उस समय पहले हाइड्रोजन को लिया गया और हाइड्रोजन सबसे छोटा है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 1 माना गया और उसकी तुलना करके बाकी का द्रव्यमान निर्धारित किया गया। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का होने के कारण स्वच्छ रूप से एक द्रव्यमान बिना किसी मात्रक के दिया गया और बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान उसके सापेक्ष दिए गए। परंतु परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद फिर अब 1961 से लिया गया कार्बन को, कार्बन 12। ठीक है, इसे सन 1961 में स्वीकृत किया गया। यहाँ कार्बन 12 का एक समस्थानिक है जिसे C12 से निरूपित किया गया है। ठीक है, देखिए, समस्थानिक मतलब आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? एक ही तत्व के 2, 3, 4 जितने भी उसके अलग अलग परमाणु भार वाले होते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऐसा होते हैं, जबकि इन सभी के जो परमाणु क्रमांक है 6 निर्धारित है ना। वैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का 17 और 35 और 37, ऐसा 17 उसका परमाणु क्रमांक, 35 और 37 उसके परमाणु द्रव्यमान। तो ये समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा होती है बस, है ना। तो कार्बन 12 जो है, इसमें 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU से हम जानते रहे हैं। ठीक है, आजकल इसको सीधा U लिख दिया जाता है, पहले इसको पूरा AMU लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। 12, ये कार्बन 12 को दिया गया है। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसके सापेक्ष दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि हम कहेंगे कि आज के डेट में कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 16 है, लिखते हैं मान लो, तो 16 कैसे लिखे? तो कार्बन 12 के सापेक्ष ये 16 है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक भी है, क्योंकि कार्बन में 12 है तो एक इसके कितना होगा? 1/12 के बराबर होगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इससे बताने की जरूरत नहीं है। और AMU जो है, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, इतना हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। देखिए, एक MU कितना है? 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना
अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए जो कार्बन है 1/12 उसका एक हिस्सा जो है इतना आता है, क्योंकि कार्बन एक्चुअली केवल 12 नहीं है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बताऊंगा मैं भी आपको। तो उसका 1/12वां भाग जो है इतना आता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ये इतना, ठीक है। अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए वास्तव में हाइड्रोजन का इतना निकला, कार्बन का 1/12वां भाग इतना हुआ, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और ये कार्बन 12 का 1/12 भाग का द्रव्यमान है। इन दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं तो 1.0078 निकलता है। मतलब आज भी हाइड्रोजन जो है एक के आसपास ही है, मतलब इसका जो परमाणु द्रव्यमान है एक ही माना जाएगा। मतलब शुरू में जो वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक माना था, देखिए आज के डेट में हम जब निकालते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से तो वो इतना आता है, ठीक है। और उस समय जो निकाले गए थे एक के आसपास ही निकाले गए थे, क्योंकि ये जो कार्बन है इसका 1/12वां भाग इतना आया और हाइड्रोजन का इतना आया स्पेक्ट्रोमीटर से। तो अगर हम तुलना करेंगे तो एक के आसपास ही इसका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आ रहा है 1.0078 U, या इसको 80 भी लिख सकते हैं अपन, इसको पूर्णमिति में लिखेंगे तो ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन 16 अगर हम लिखते हैं का परमाणु द्रव्यमान 15.995 आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको 16 के बराबर लिख लिया जाता है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ये दशमलव वाली चीज़ों को लिख लिख करके आप निकालते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मान लो 10 नंबर का मार्क है, 10 नंबर है तो 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपने अगर इसको पूर्णांक बना के लिखा, जैसे कि मान लो 16 की जगह 15.99 लिखा, 995, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसी को आप 16 लिख करके आप निकालोगे तो आपको 10 में से 8 या 7 नंबर मिलेंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे आप कैलकुलेशन करते हो तो आप इन मानों को याद करने की कोशिश करें और इनको आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आजकल AMU के स्थान पर U लिखा जाता है, जैसे मैंने पहले बताया है, और U का मतलब है यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड का मतलब ये होता है कि वो कार्बन की तुलना में यूनिफाइड किया गया है, एकीकृत किया गया है, ठीक है। एकीकृत का मतलब उसको एक के सापेक्ष निकाला गया है। कार्बन 12 है तो 12/1 उसके तुलना में निकाला गया है, तो यूनिफाइड हो गया वो, ठीक है, एकीकृत किया गया है, एक जगह इकट्ठा किया गया है। जब हम गणनाओं के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में हम औसत परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान अब क्या होता है इसको आप समझिए। जैसे कि आप परमाणु द्रव्यमान लिखते हो क्लोरीन का 35.5, ये लो। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, यही होता है ना परमाणु द्रव्यमान। तो मान लो कि प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है, तो ये हो जाएगा 35। मान लो दोनों 18-18 हैं तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब ये 35.5 कैसे आया? क्या कोई ऐसा है कि प्रोटॉन आधा है या न्यूट्रॉन आधा है तो हम 35.5 लिख रहे हैं? इस तरह से लिखते हैं ना क्लोरीन का 35.5। तो ये जो इस तरह से दशमलव में जो मान आता है एक्चुअली वो एवरेजिंग करके मान आता है। एवरेजिंग करके कैसे एवरेजिंग करते हैं अपन, कैसे औसत निकालते हैं, इसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, इसको समझने वाले हैं। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समस्थानिक समझिए, ठीक है। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बन के बारे में, ठीक है। कार्बन के 3 यहाँ पर समस्थानिक हैं, 12, 13 और 14 वाले। इन सभी का परमाणु द्रव्यमान 12, 13, 14 अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक 6 इनमें निर्धारित है कि 6 ही है, ठीक है। मतलब एक ही तत्व है, तीनों कार्बन ही है, क्योंकि कोई भी तत्व की जो पहचान है वो उसकी परमाणु क्रमांक है। शुरू में जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी बनाया गया था उस समय मेंडलीफ के आवर्त सारणी बनाते समय जो तत्व की पहचान थी वो परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित की गई थी। लेकिन जब आवर्त सारणी आधुनिक वाला बनाया गया, बोर्स वगैरह के द्वारा मिलकर बनाया गया,
तो परमाणु द्रव्यमान की बजाय परमाणु क्रमांक को फिर निर्धारित किया गया किसी तत्व की पहचान के लिए। ठीक है, तो जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 परमाणु क्रमांक वाला हमेशा कार्बन ही रहेगा। ये अलग बात है कि उसका परमाणु द्रव्यमान 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। अब ये कैसे अंतर आया देखिए, इन सभी में आप प्रोटॉन की संख्या देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या है 6 सभी में, इसलिए इनका परमाणु क्रमांक 6 आया है। लेकिन अगर आप इनमें न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो उसमें अंतर आ गया। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। प्रोटॉन तीनों में बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन में अंतर आ गया। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान में जो अंतर आता है इसको हम समस्थानिक कहते हैं। तीनों इसके समस्थानिक हुए, जिसको हम कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, और आइसोटोप का मतलब है जिनके न्यूट्रॉन में संख्या में अंतर आ जाता है। अब इसमें एक चीज देखिए कि ये तीनों प्रकृति में कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है। मान लो टोटल कार्बन 100 है, कार्बन के 100 पार्टिकल कहीं पर हैं, तो उसमें कार्बन 12 वाले जो है इतने मिलेंगे, कार्बन 13 वाले इतने मिलेंगे और कार्बन 14 वाले इतने मिलेंगे। इसमें कार्बन 14 वाला जो है ये रेडियो आइसोटोप माना जाता है। रेडियो आइसोटोप का मतलब जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, ऐसा रेडियो आइसोटोप इसको माना जाता है। अब देखिए कितना कितना मिला है, 98.892 मतलब 99 के आसपास है, थोड़ा सा कम है। कार्बन 13 वाला 1.108 मतलब लगभग हो गया, और कार्बन 14 वाला बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कि इन तीनों को आप समझिए। ठीक है, इन तीनों का एक्चुअली परमाणु द्रव्यमान कितना है उसको देख लीजिए। ये जो 12, 13 और 14 लिखे हैं, इनका एक्चुअली 12, 13 दशमलव इतना इतना, 14 दशमलव इतना इतना होता है। उसको छोड़ दीजिए, इसको यहां पर आइए। अब देखिए कार्बन 12 वाला हमको मिला इतना, ये देखो 98.89 है ना। तो हम इसको प्रतिशतता में लिखेंगे, प्रतिशत कितने हैं, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, सभी को डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.98, ये देखिए 0.98892 गुणित 12, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान 12 है। ठीक है, धन। अब इसका हम निकाले तो यह जाएगा 0.01, ये देखिए 0.01। इसका निकालेंगे तो 2.10⁻12 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इतना आ गया। अब इन तीनों को हम गुणा कर देंगे। देखिए कैसे गुणा कर रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखिए। पहला वाला हमने लिया ऐसा, मतलब उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है, गुणित 12। दूसरे वाले की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, गुणित इसका 13 दशमलव समथिंग, इसको लिया हमने। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो यहां पर लिखे हैं एग्जैक्ट वाला इसको लेंगे। ये 12, 13, 14 जो है एग्जैक्टली में इतना इतना है, एक्चुअली इसको लेना है ना। प्रतिशत मात्रा लिए, इसको इसके साथ गुणा किए, इसका प्रतिशत मात्रा लिए गुणा किए। ठीक है, इन सभी का एवरेजिंग कर दिए। तो एवरेजिंग करके हमको जो आया वो 12.011 आया। इसको आप ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। कार्बन 12 वाले का एक्चुअली परमाणु द्रव्यमान इतना है, 12 ही है। 13 वाले का 13.00335 है। 14 वाले का 14.00317 है। परमाणु द्रव्यमान हमको इनका इतना लेना है, प्रतिशत मात्रा इतना है, इन सभी को 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देना है और उसकी मान को लेना है। ठीक है, ठीक, और गुणा करते जाना है। इसका इसके साथ गुणा कर दिए, इसका इसके साथ गुणा कर दिए, इसका इसके साथ गुणा कर दिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 कर दिए, सबको जोड़ के। ये देखिए कैसे किए हैं, देखिए इसको जब 100 से डिवाइड किए तो ये आ गया 0.98892। ठीक है, इसका 12 से गुणा कर दिए, ये देखिए ऐसा गुणा कर दिए। ठीक है, इसका 13 से गुणा कर दिए, ये देखिए 13 से गुणा कर दिए। ठीक है, और इसका इसके साथ गुणा कर दिए, ये देखिए इसके साथ गुणा कर दिए, और तीनों को जोड़ा, इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा को जोड़ दिए। ठीक है, अब जब जोड़े और डिवाइडेड बाय 3 किया
तो टोटल उत्तर आया इतना 12.011। तो एक्चुअली कार्बन का जो परमाणु भार है 12.011 हमको लेना चाहिए, लेकिन हम इसको 12 ही ले लेते हैं, क्योंकि 12.01 है, उसको भी अगर पूर्णांक में करोगे तो 12 ही आता है। तो कार्बन का हम 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। आप इसको कैसे निकाले हैं आप समझ पाए हैं मेरे हिसाब से। पहले जो अपेक्षित बहुलता है प्रतिशत में, उसको 100 से डिवाइड किए और उनके जो वास्तविक परमाणु द्रव्यमान है उनके साथ गुणा किए और तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार अन्य तत्वों के लिए भी औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किए जा सकते हैं। जैसे देखिए, मैं अभी आपको बात कर रहा था क्लोरीन के बारे में, यहाँ पर लगाना मैंने भूल गया, उसका एक स्लाइड मैंने खोजा था, खैर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्लोरीन जो है इसका 17 है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार एक का है 35 और एक का है 37। ठीक है, 35 और 37 दो परमाणु भार वाले पाए जाते हैं। जो 35 वाला है ये 75.5% पाया जाता है और ये पाया जाता है 24.5%। ठीक है, ऐसा पाया जाता है, मतलब कि 3 गुना ये है इसकी तुलना में। मतलब चार क्लोरीन रखोगे तो 3 क्लोरीन इसके हैं और 1 क्लोरीन इसका है, ऐसा आप एवरेजिंग मान लो। तो इसको जब हम इसी विधि से कैलकुलेट करते हैं तो 35.45 समथिंग आता है, इसको 35.5 मान लेते हैं अपन। कैलकुलेट कैसे किए? क्लोरीन का जो 35 वाला है वो 75.5% है, 37 वाला 24.5% है, मतलब 3 और 1 के अनुपात में है ये। हम इनकी एवरेजिंग करते हैं तो टोटल में आ जाता है 35.5। इसलिए क्लोरीन का परमाणु भार हम 35.5 लेते हैं, ना तो 35 लेते हैं ना 37 लेते हैं, 35.5 लेते हैं। तो वो हम एवरेजिंग करके लेते हैं, इसको जरा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? जब आपके पास किसी अणु के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान आपको मालूम है तो उनको आप जोड़ते जाइए, आपको आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। जैसे मान लो आप C6H12O6, ये किसका है? ग्लूकोज का है। आप इसका आणविक द्रव्यमान निकालना चाहते हो तो यहाँ पर कार्बन 6 है और कार्बन का आपने 12 माना है, तो 12 गुणित 6 कर दो, ये हो गया। धन हाइड्रोजन 12 है तो एक हाइड्रोजन का 1 है तो 12 का 12 हो गया, और ये ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन का आप 16 मानते हो तो गुणित 6 कर दो। बस ऐसे आप निकालोगे तो ये 180 आ जाएगा आपका। मतलब क्या है कि एक एक जो परमाणु है उन सभी का जोड़ते जाइए। 6 बार कार्बन का जोड़े, 12 बार हाइड्रोजन का जोड़े और 6 बार हमने ऑक्सीजन का जोड़ा। इन सभी को जोड़ा, कार्बन का 12 है तो 6 बार जोड़ दिया, हाइड्रोजन का 1 है तो 12 बार जोड़ दिया, ऑक्सीजन का 16 है तो 6 बार जोड़ दिया। इन सभी को जोड़े हम लोग तो 180 आया। तो अगर आपको परमाणुओं का परमाणु भार मालूम है तो उनसे बने हुए अणु का आणविक भार आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि जितने परमाणुओं से मिलके अणु बना हुआ है बस उतने परमाणुओं के भार को जोड़ देना है, उससे आपको आणविक भार इजीली निकल जाएगा। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है ना। तो अभी मैंने बताया ना कि जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का योग होगा, जोड़ देंगे। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी हमने गुणा किया था ना कि कार्बन 6 है तो 12 गुणित 6 किया, वो गुणनफल हो गया। वैसे ही ऑक्सीजन 6 था तो उनका गुणनफल निकाल लिए तो वो 6 हो गया, उसका गुणनफल हो गया। उदाहरण के लिए मीथेन CH4 मीथेन है तो कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन का 1 गुणित 4 ऐसा लिखेंगे अपन, है ना। तो 4 ये हो गया और 12 हो गया तो 16 हो गया टोटल, है ना। तो मीथेन का आणविक द्रव्यमान 16 आएगा। देखिए CH4 है। अब यहाँ पर जो निकाला है इसने पूरे दशमलव के साथ लेकर के निकाला है। मैंने वहाँ पर जो पीछे लिखा है ये सिंपल तरीके से निकाले है। अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो आपको 10 में से 8 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपको 10 में से 10 नंबर लेना है तो आपको इस विधि से निकालना पड़ेगा, जिसमें आप कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है न केवल 12 बल्कि 12.1011 लिखना पड़ेगा आपको।
12.011 ये हाइड्रोजन इसका है, कार्बन का है, और हाइड्रोजन का आपने 1 लिखा था, उसके जगह 1.008 लिखना पड़ेगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका आप निकाल लीजिए, तो 43 के आसपास आएगा, 42 के आसपास आएगा, और ये है ना 8 चौक 32 के आसपास आएगा, और ये 12.11 है। तो इनको जोड़ेंगे तो 32 और 11 43 होता है, यहाँ पर 32 और 11 तो 43। ये देखिए, तो हमने वहाँ पर निकाला था 16, जबकि यहाँ पर आया 16.043। तो मैंने आपको बताया कि अगर पहले वाली मेरी जो विधि थी उसको आप निकालेंगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से पूरा लिखेंगे तो आपको पूरा 10 नंबर मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप ये दशमलव वाली चीज़ों को आप याद कर लें, अगर ऐसा लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए एक चीज़ बता दें, क्लास में 3 किस्म के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनका 95, 98, 97 तक आता है परसेंट, एक आता है जिसका 80% के आसपास आता है, तीसरा होता है जिसका 60% के आसपास आता है ना, और नीचे वाले भी होते हैं 50, 40 वाले। तो एक्चुअली जो 95 और 80 वाला है उनके नॉलेज में ज़्यादा फर्क नहीं है, उनके नॉलेज में फ़र्क नहीं है, उनके लिखने के तरीके में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, बस यही तरीका होता है। जो 95 वाला है ये इस तरह से लिखा है, और 80 वाले ने मैं जो पहले लिखा था वैसा लिखा है, एवरेज। ठीक है, तो वैसा नहीं लिखना है। आप 95 वाले रेंज के बच्चे हो तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जल का निकालें, जल का आणविक द्रव्यमान, H2O, तो देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का है 1.008, 2 ले लिया इसको, है ना, और ऑक्सीजन का हम 16 लिखते हैं हमेशा। तो अगर इसकी एवरेजिंग करोगे तो 16 और 2 18.008 आएगा, देखिए, है ना। ये देखिए, ये 2 है इंटू 2 आ गया ना, तो 6 मतलब 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बदल गया, देखिए, है ना। यहाँ पर 1.008 को आप 2 से गुणा करते हो तो ये कितना आएगा, 16 आएगा, इतना 1.016 आ रहा है, तो इसको 16 की जगह 2 लिख दिया है, तो 1.02 और 16 तो ये 18.02। इस तरह से आप लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको हाइड्रोजन है ना, या कार्बन है, इनका विशेष ध्यान रखना है, जिनका दशमलव में हमको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण है, देख सकते हैं, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। मैंने अभी निकाल के आपको बताया था, C6H12O6 है, इसका आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे। तो कार्बन का पूरा लेना है, 12.01 इंटू 6 है, 6 है ना। हाइड्रोजन का 1.008 हम लेते ही हैं, 12 है यहाँ पर, है ना, और ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, 16 पूरा लेते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो मैंने वहाँ पर 180 लिखा था, आपको ध्यान होगा, जबकि यहाँ पर जब आपने पॉइंट्स में लिखे हैं तो 180.162 आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इनको पूरा इसी तरह से कैलकुलेट करना है ना। मेरे हिसाब से स्कूल में भी सिंपल कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन होती है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो 6 इंटू 12.01 अगर नहीं भी देता है तो सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हैं कि ये 6 आ गया, और 12.01 इंटू 6 आप करते हैं, है ना, तो 6 आ गया ये, है ना, और ये 0 आ गया, है ना, 6 दूनी 12 और ये 1, है ना। तो ऐसा करके 72.06, है ना, तो 72.066 आ गया, देखिए, है ना, तो वही आया है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड करें, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है ना, और जोड़ दीजिएंगे तो 180.162 आ रहा है। तो इस तरह से पूरा लिखें तो 10 नंबर मिल जाएगा। और आप सिंपल इसको 12 लिख दें, है ना, इसको 1 लिख दें और इसको 16 लिख दें, तो टोटल में 180 आ जाएगा आपका, तो इसमें आपको 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब है सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, देखिए, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान एक्चुअली दोनों लगभग एक ही चीज है। कुछ जगहों पे हम इसको अणु नहीं बोल करके इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मान लो आप सोडियम क्लोराइड कहते हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम के परमाणु नहीं होते हैं, सोडियम के आयंस होते हैं।
सोडियम का प्लस और क्लोराइड का माइनस आयन होता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो वास्तव में सोडियम क्लोराइड एक अणु नहीं है, ये आयंस का क्लस्टर है, आयंस का गुच्छा है। ठीक है, जैसे आप ये सोडियम क्लोराइड देखें तो एक्चुअली इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे अणु में होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन इसमें आयंस हैं, परमाणु की जगह आयंस जुड़े हैं, तो हम इसको अणु नहीं बोल करके इनको आयंस का गुच्छा बोलते हैं। कुछ पदार्थों जैसे सोडियम क्लोराइड में उनके घटक इकाइयों के रूप में अणु से अलग से उपस्थित नहीं होते हैं, अणु अलग से उपस्थित नहीं होते हैं, मतलब अणु नहीं होते, है ना। इसमें आप सोडियम क्लोराइड का अणु नहीं बोल सकते। ऐसे यौगिकों में धनात्मक यानी सोडियम आयन और ऋणात्मक यानी क्लोराइड आयन कण त्रिविमीय संरचना चित्र 1.10 के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। तो अभी मैंने दिखाया ना कि इसमें धन और ऋण आयन जो है ये पाए जाते हैं। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये क्लोराइड है और जो छोटा वाला दिख रहा है सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो छोटा वाला सोडियम है, बड़ा वाला क्लोराइड है, ध्यान रखेंगे आप। यह ध्यान देने योग्य है कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है और एक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। मतलब इसमें अणु जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अणु में एक सोडियम एक क्लोरीन एक सोडियम एक क्लोरीन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें एक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोराइड है और 1 2 3 4 5 6 है, और जो है एक जो क्लोराइड है या सोडियम है उसके चारों तरफ भी 6 है ऐसे। तो ये इस तरह से अणु नहीं बनाते हैं, ये आयंस का गुच्छा बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, न कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते हैं, अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान ऐसा निकाला जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि कान को आप सीधा पकड़िए या उल्टा पकड़िए, पकड़ने एक जैसे हैं, मतलब निकालना वही है। जैसे आपने आणविक द्रव्यमान में परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ के निकाला था, वैसे ही सूत्र द्रव्यमान में भी उन्हीं के द्रव्यमानों को जोड़ के ही निकालना है। जैसे सोडियम क्लोराइड आप निकालते हो तो सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 58.5, क्योंकि एक सोडियम है और एक क्लोरीन है सोडियम क्लोराइड, तो दोनों को जोड़ के निकाल दिया। तो कभी क्या नया किया आपने, तो वही किया, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान दोनों को जोड़ा है आपने। तो जैसा आपने आणविक द्रव्यमान निकाला था वैसे ही आपने सूत्र द्रव्यमान निकाला। हम इसको सूत्र द्रव्यमान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अणु नहीं होते हैं बल्कि यहाँ पर आयंस होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम थोड़ा बदल दिया उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अलग से डिफाइन करने के लिए, ताकि आप उसको समझ सको कि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब आगे है मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एक मोल का द्रव्यमान कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए एक मोल द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, जैसे एक अणु आपने निकाला, जैसे आपने अभी क्या किया C6H12O6 ये आपने निकाला, इसका आपने आणविक द्रव्यमान निकाला 180। ठीक है, और आप ये जानते हो कि एक मोल कोई भी पदार्थ है उसमें 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे एक दर्जन आप कहोगे तो उसमें आता है 12। ठीक है, वैसे तो जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं वैसे एक मोल में इतने होते हैं। अब आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोल संकल्पना, इसमें क्या समानता है देखिए। जैसे आपने C6H12O6 कहा, इसका आपने जो आणविक द्रव्यमान निकाला वही इसका मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्लूकोज का आपने 180 निकाला, इसका मतलब ये है कि अगर ग्लूकोज के 180 ग्राम आप तौल लीजिए, उसके बाद उसके अंदर ग्लूकोज के अणुओं को गिनिए तो उसमें आपको इतने अणु मिलेंगे। समझ पा रहे हैं आप।
180 ग्राम आपने ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाला, वही उसका मोलर द्रव्यमान है। उतने ग्राम ले लेंगे तो वो उसका 1 मोल द्रव्यमान होगा, और उसमें जब अणुओं की संख्या गिनेंगे तो आपको इतने अणु मिलेंगे, 1 मोल के बराबर अणु मिलेंगे। तो किसी का भी 1 मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है उसका आणविक द्रव्यमान, और उतना तौल के ले लोगे तो उसमें इतने कण उसके मिलेंगे, इतने अणु उसके मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, ठीक है, समझ पाए आप लोग मोलर द्रव्यमान क्या है। और एक चीज बता दें, जैसे ग्लूकोज का 180 ग्राम आपने तौल लिया है, अब इसको क्या करिए, 1 लीटर पानी में घोल दीजिए। जब 1 लीटर पानी में उसको घोल देंगे तो ग्लूकोज का ये 1 मोलर विलयन हुआ, 1 मोलर विलयन। 1 लीटर में इसका 1 मोल द्रव्यमान घुला है तो वो 1 मोलर विलयन हुआ, और 1 मोल द्रव्यमान का मतलब होता है उस चीज का 1 आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जो आपने अभी कैलकुलेट किया वो वाला, वो उसका मोलर द्रव्यमान है, और उसमें कणों की संख्या 6.022 10⁻23 आया। जैसे अभी आपने NaCl का निकाला, NaCl का आपने कितना निकाला, 58.5। ठीक है, कैसे निकाला, तो सोडियम का आपने 23 लिया और इसका 35.5 लिया, दोनों को जोड़ दिया तो 58.5 आया। अब सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम का मतलब हुआ ये इसका 1 आणविक द्रव्यमान भी हुआ और यही इसका 1 मोलर द्रव्यमान भी हुआ। अब मोलर द्रव्यमान का मतलब इतने ग्राम आप तौल लीजिए और इसके अंदर कणों को गिनिए तो NaCl के इतने कण उसके अंदर मिलेंगे। मतलब किसी भी पदार्थ का उसका मोलर द्रव्यमान, एक पदार्थ का एक रहेगा, दूसरे पदार्थ का दूसरा रहेगा, तीसरे पदार्थ का तीसरा, मतलब हर पदार्थ का अलग मोलर द्रव्यमान रहेगा, लेकिन 1 मोल द्रव्यमान के अंदर उसके इतने कण ही रहेंगे, फिक्स्ड है। जैसे ग्लूकोज का 180 ग्राम में इतने कण है, सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम में इतने कण है, ऐसा। ठीक है, H2SO4 करेंगे तो उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, उसके उतने ग्राम आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और वो आ जाएगा आपका 1 मोलर द्रव्यमान। क्लियर है? ठीक है, तो कुछ कुछ आप समझना चालू कर दिए होंगे मेरे हिसाब से, मोलर द्रव्यमान क्या है, मोल संकल्पना क्या है ना। और ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, एवोगैड्रो के सम्मान में नंबर को दिया गया है जो हमने लिखा। परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये तो ठीक बात है, क्योंकि छोटे कण हैं तो संख्या ज़्यादा रहेगी, बड़े कण रहते तो संख्या कम रहती। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण के एक मात्रक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन लिखते हैं, ठीक है, और 20 वस्तुओं के लिए कितना लिखते हैं अपन, हम इसको एक स्कोर लिखते हैं, समंक। ठीक है, 20 वस्तुओं के लिए समंक। ठीक है, और 12 दर्जन मतलब 144 की संख्या के लिए एक ग्रोस लिखते हैं, ग्रोस। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो वहां पर अभी भी ग्रुश शब्द का उपयोग होता है कि 1 ग्रुश निकाल दे, 2 ग्रुश निकाल दे। एक्चुअली 1 दर्जन का 1 पैकेट होता है, वैसे 12 पैकेट निकालते हैं, उसका एक कार्टन बना रहता है, तो उसको बोलते हैं कि 1 ग्रुश वाला कार्टन निकाल दे, मतलब उसमें 12 दर्जन रहेंगे। 12 में 144, उसके अंदर 144 की संख्या रहेगी, क्योंकि 12 मतलब 1 दर्जन हुआ और उसके 12 दर्जन आपने लिए हैं तो टोटल 144 आ गया, मतलब 12 दर्जन की मात्रा 1 ग्रुश होती है। ठीक है, वैसे ही उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर किसी कणों, परमाणु, अणुओं, इलेक्ट्रॉन इत्यादि को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, मोल शब्द, और उसका संख्या होता है 6.022 10⁻23। देखिए कितनी बड़ी संख्या हो गई। अगर आप इसको 0000 में लिखेंगे तो कैसे दिखेगी, है ना, तो बहुत बड़ी मात्रा में 00 आपको दिखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। एसआई मात्रकों में मोल संकेत को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधारी राशियों में सम्मिलित किया गया था। आपको याद होगा हमने शुरू में इसी में पहले दूसरे भाग में ही वीडियो में हमने 7 बेसिक यूनिट पढ़े थे, जिसमें द्रव्यमान था, ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी थी, आपको ध्यान होगा, जिसको ल्यूमेंस में या कैंडेला में निकाले थे, है ना। तो उसी में से एक ये भी था, मोल, 7 में से एक मोल था। ठीक है, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के
ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। देखिए अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ग्लूकोज के, सोडियम क्लोराइड के, वो अणुओं का बताया था। अब हम परमाणु की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान लेंगे। हम अणु ले रहे थे तो अणु द्रव्यमान ले रहे थे, परमाणु लेंगे तो परमाणु द्रव्यमान लेंगे। तो परमाणु जैसे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12, तो हम कार्बन के 12 ग्राम तौल के ले लेंगे, उसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे, कार्बन परमाणुओं की, तो उनकी संख्या उतनी निकलेगी 6.02 10⁻23, है ना। तो जितना हमको परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान दिया रहता है उतने ग्राम तौल के ले लेंगे, उसमें उनकी कणों की संख्या उतनी होती है, फिक्स होती है। यह ध्यान देने की बात है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, ठीक है, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, कणों की संख्या उतनी ही होगी। इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणुओं का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.992648 10⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान इतना आया, 1 परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, 1 मोल में 12 ग्राम, और 1 परमाणु को इतना ग्राम, तो 12 ग्राम बटा इतने ग्राम हम कर देंगे तो आपको जो नंबर आता है 6.022 10⁻23 इतना आता है। पूरा लिखेंगे तो इस 1367 को भी आपको लिख देना है, ठीक है। समझ पाए इसको कैसे निकाले? कार्बन का 1 परमाणु, उसका द्रव्यमान इतना है, ठीक है, और 1 मोल में इतने ग्राम होते हैं, तो इतने ग्राम में कितने परमाणु डिवाइडेड बाय इतना कर देंगे तो ये नाम ये आ जाता है। तो ये एक फिक्स नंबर है, किसी के भी 1 मोल द्रव्यमान में इतने कण होंगे। जैसे कार्बन 12 ग्राम में होंगे, है ना। ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतने रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। वैसे ही क्लोरीन में 2 हैं, 35 और 37 वाले, 35 वाले को 35 ग्राम लोगे, 37 वाले को 37 ग्राम लोगे, ठीक है। तो ऐसा करके आपको उतनी ही संख्या में किसी के भी परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान को लेते हो तो उसमें कणों की संख्या इतनी रहेगी, ठीक है। 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया, जिसे अमीडियो अवोगाड्रो के सम्मान में अवोगाड्रो स्थिरांक या अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, और Na से व्यक्त करते हैं। अवोगाड्रो कांस्टेंट का नाम दिया गया है, ठीक है, और वो इतना है। तो यही 1 मोल की संख्या है। जैसे हमने 1 दर्जन में 12 कहा, वैसे 1 मोल में इतना कहा, बस ये है इसका मतलब, ठीक है। इस संख्या के बड़े परिमाण को अनुभव करने के लिए 10 की घात का उपयोग किए बिना आने वाले सभी शून्यों के साथ इस प्रकार लिखें, ठीक है। तो देखिए 6.022 1367 आपने लिखा था, है ना, गुणित 10⁻23 लिखा था, है ना। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जीरो इसमें कम कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब गिनते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया। 16 जीरो यहां पर आ जाएंगे। आपने कैसे किया पता है ना, एक्चुअली 23 जीरो हमको लगाने थे, लेकिन 23 जीरो लगाने के लिए पॉइंट यहां पर लगाना पड़ता आपको। तो पॉइंट को हमने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हमने आगे बढ़ा दिया, उसके बाद जीरो लगाना शुरू किया, तो इसलिए इसमें से 7 घट गया, तो ये हो गया 16, तो 16 जीरो आएंगे। अगर आप पॉइंट को यहां से गिनना शुरू करते तो भी उतने ही आता, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है 16 जीरो लगाए हैं। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में दी गई पूर्वोक्त संख्या के बराबर कण परमाणु, अणु या कोई अन्य कण होंगे। अतः हम यह कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में इतने हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे, 1 मोल जल के अणु में इतने अणु रहेंगे, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के इतने सूत्र इकाइयां यानी NaCl रहेंगे।
अब इनको तौलेंगे तो हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब हाइड्रोजन का 1 ग्राम हमको लेना पड़ेगा। H2O का 1 मोल का मतलब H2O के 18 ग्राम आपको लेने पड़ेंगे। वैसे सोडियम का 1 मोल मतलब सोडियम के 58.5 ग्राम आपको लेने पड़ेंगे, तौल के लेने पड़ेंगे। तो इतने 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 कण, फिक्स कण आपको मिलेंगे। समझ पा रहे हैं ना, 1 मोल कितना होता है, उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर या सूत्र द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, ये देखिए अलग अलग कई पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ ये आपको कलर्ड जो है, जैसे ये नील है ना, ये गेरू है ना, ये मेरे हिसाब से शक्कर जैसा दिख रहा है, एक नमक जैसा दिख रहा है ना। अब नाम नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, आप अंदाज ही लगा सकते हैं। ये तो जल दिख रहा है, 18 ग्राम जल, इतना ही होगा। बाकी चीज़ों का यहाँ पर 1 मोल के कितने वजन है उसको तौल के यहाँ पर रखा है, अलग अलग चीज़ें हैं, इतने आपको दिखेंगे। ठीक है ना। मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ या उसके घटकों के 1 मोल के द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है वही उसका 1 मोल होता है। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्रामों में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं, और जितना आपने आणविक द्रव्यमान निकाला है वही उसका मोलर द्रव्यमान होता है। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। इस एक विशेष बात को मैंने कई बार आपको बताया है कि मोलर द्रव्यमान का मतलब अगर परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान, अणु है तो आणविक द्रव्यमान, और अगर सूत्र है जैसे NaCl तो उसका सूत्र द्रव्यमान। जैसे जल का मोलर द्रव्यमान 18 है ना, सोडियम क्लोराइड का 58.5। इस तरह से आप आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले क्लास में हम प्रतिशत संघटन निकालेंगे कि किसी चीज़ में उसका प्रतिशतता कितनी है। जैसे मान लो कि H2O आप कहते हो, H2O में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है ना। तो ये 2 है और ये 16 है, तो आप निकाल सकते हैं कि दोनों का प्रतिशत कितना है। मतलब 1 और 8 का रेशियो है ना। तो मान लो ये 1 है तो ये 8 है, ऐसा प्रतिशत है। तो मतलब जो हाइड्रोजन है वो करीब 11 के आसपास है और ऑक्सीजन जो है करीब 89 के आसपास है। तो ऐसा प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको पसंद आ रहा है ये हिंदी मीडियम की मेरी क्लास तो कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और थोड़ा सा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, जिससे थोड़ा चैनल मेरा आगे बढ़ सके। ठीक है, और मैं आगे इसके क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।